दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास में। आज हम 27 अगस्त 2024 की मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए पेपर के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। एक तरीके से ये हमारा पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैं 2 पार्ट करा चुका हूं इसी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम पार्ट थर्ड में जो क्वेश्चंस हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट थर्ड में वो है UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे कनेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन लिखा हुआ है लेकिन ये कन्वेंशन है, ये मिसप्रिंट हो गया है। एग्जामिनेशन में जो पेपर आया हुआ था उसमें ये चीज़ गलत लिखी हुई थी। कन्वेंशन होता है, कनेक्शन नहीं होता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग्स। हिंदी में भी देखिए एक बार इसको। UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय की रूपरेखा निम्नलिखित में से किस बैठक का प्रतिफल था। कहने का तात्पर्य यह है कि UNFCCC जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो किस बैठक के आधार पर UNFCCC को बनाया गया था, इसकी बात ही पूछ रहे हैं। तो आप ये जानिए कि अर्थ समिट हुई थी 1992 में। अर्थ समिट जिसे बोलते हैं, अर्थ समिट को हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अर्थ समिट को हम दूसरे नाम से जानते हैं रियो समिट ही। उसको रियो समिट क्यों बोला जाता है? रियो समिट इसलिए बोला जाता है कि वो अर्थ समिट ब्राज़ील के रियो डी जेनरियो शहर में हुई थी 1992 में, इसलिए उसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, उसको हम रियो समिट भी बोलते हैं। तो इस रियो समिट में जो 1992 में फॉर्म हुई थी, उस समिट में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना को लेकर के बात हुई और विधिवत इसको बनाया गया और ये इसने अपना काम करना प्रारंभ किया। तो ये क्या था? रियो समिट के अंतर्गत इसको जो है बनाया गया था। इसकी जो संस्थापना थी वो 1992 में अर्थ समिट के अंदर या रियो समिट के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोटर्स इज कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी, विद्युत उत्पादन के लिए सामान्यतः निम्नांकित में से किसका उपयोग होता है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक, और किस रोटर को कॉमनली हम यूज़ करते हैं इसकी बात उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जिस रोटर का यूज़ कॉमनली होता है वो है प्रोपेलर रोटर। प्रोपेलर रोटर क्या होता है? प्रोपेलर रोटर एक इस तरीके का बड़ा सा संयंत्र होता है, ठीक है, जिसमें कि ऐसे 3 लंबे लंबे बड़े बड़े पर लगे हुए होते हैं और वो हवा से जो है, हवा की गति से वो जो है वो रन करता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूछा, ये बात कर रहे हैं इसमें जो मोटर लगी हुई होती है, जिसको जो रोटर इसके अंदर लगा हुआ होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल रोटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोटर होता है। हॉरिजॉन्टल रोटर होने की वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, तो इससे जो विद्युत उत्पादन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कॉमनली जो रोटर यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोपेलर रोटर। सेवेनियस रोटर भी होता है, डेरियस रोटर भी होता है और मल्टी ब्लेड रोटर भी होता है। लेकिन ये तीनों किस लिए नहीं होंगे? मल्टी ब्लेड रोटर जो होता है वो ख़ासकर विद्युत उत्पादन के लिए नहीं, पानी निकालने के लिए या ऐसे किसी काम के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मल्टी ब्लेड रोटर का काम ये मेजरली जो होता है पानी निकालने के लिए होता है, ना कि विद्युत उत्पादन के लिए। डेरियस रोटर जो होता है और सेवेनियस रोटर जो होता है, ये दोनों के दोनों वर्टिकल रोटर्स होते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है ना, ऐसा ये वर्टिकल होते हैं, सेवियस और डेरियस दोनों। तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए क्वेश्चन में आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या हैं। हिंदी में भी देखिए, निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सकारात्मक प्रतिपुष्टि का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव फीडबैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में हम किस चीज़ को पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे?
ये इन्होंने पूछा है। क्या हम वार्म्ड अर्थ रेडिएट्स मोर इंफ्रारेड एनर्जी इनटू स्पेस, इसको बोलेंगे। प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, इसको बोलेंगे। ओशंस रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, इसको बोलेंगे। या स्नो कवर एंड आइस सेल्फ मेल्टिंग रिड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, इसको बोलेंगे। हिंदी में भी देख लीजिए। उष्णित पृथ्वी से अंतरिक्ष में और अधिक अवरक्त ऊर्जा का विकिरण होता है। बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है। फिर से एक बार हम वापस आते हैं इंग्लिश वर्जन में। तो देखिए, पॉजिटिव फीडबैक क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में वो चेंज होता है, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि एक ऐसा लूप होता है जिसमें एक पहले तो एक छोटी घटना घटती है, फिर उस छोटी घटना का आधार लेकर के साइकिल में बड़ी घटना का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक ये लूप होता है कि पहले छोटी घटना घटेगी, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो बड़ी घटना के रूप में होगा। ठीक है, तो इसको ये एक लूप का रूप ले लेती है। अब जैसे इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें स्नो कवर एंड आइस सेल्फ मेल्टिंग रिड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है आप सभी जानते हैं कि वो धरती पर अवशोषित होता है, लेकिन बर्फ़ क्योंकि उसका रंग सफ़ेद होता है, इसलिए बर्फ़ है वो क्या करती है, बर्फ़ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। अब बात करते हैं पृथ्वी के संदर्भ में, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जो है वो बर्फ़ की मोटी तह जमा हुई है। ठीक है, जिसको ग्लेशियर आप बोलते हैं। अब वहाँ पे लगातार जो बर्फ़ पिघल रही है उसका जो रीज़न है उसमें ये है, पहली बात तो बर्फ़ बिल्कुल वाइट होने की वजह से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन क्या होता है वो वापस चला जाता है, तो वहाँ की सतह जो है उतनी गर्म नहीं हो पाती है। लेकिन चूँकि लगातार पृथ्वी में जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ जहाँ की बर्फ़ पिघल गई है, बर्फ़ पिघलने की वजह से वहाँ वहाँ नीचे की ज़मीन जो है वो साफ साफ दिख रही है। अब नीचे की जो ज़मीन है उसका रंग या तो डार्क ब्लैक है या डार्क ब्राउन है, इस तरीके का है। तो क्या करता है, वो ज़मीन, वो सतह जो है वो सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद वो फिर से वहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर है वो रेज़ करता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर जो आसपास का जो क्या कहते हैं बर्फ़ का एक मोटी तह जमा हुई है वो पिघलना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे इस संदर्भ में स्नो कवर एंड आइस सेल्फ मेल्टिंग रिड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 3 आर्स अ स्लोगन फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो स्लोगन है, कहीं कहीं पे 3 आर्स की बात करते हैं और कहीं कहीं पे 5 आर्स की भी बात करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कितने आर्स हैं इसको आपको जानना है। 3 और 5 इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 आर्स के बारे में पूछा है, तो इसको आप जानिए कि इसमें पहला आर है रिड्यूस, दूसरा आर है रिसाइकिल और तीसरा है रीयूज़। रिड्यूस का मतलब ये हो गया कि जो भी सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, उसको कम से कम किया जाए। मतलब आपके घरों से जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, उसके साथ जो कार्टन्स के डिब्बे मिलते हैं, आपने कहीं से कुछ सामान खरीदा, उसके साथ जो प्लास्टिक की कवरिंग मिलती है, ये सारी चीज़ें, इसको हमको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब लोग पॉलीमर की पैकिंग में या प्लास्टिक की पैकिंग में सामान ना दे करके उसको कागज़ की पैकिंग में देते हैं। ठीक है, ताकि वो रिसाइकिल हो सके। तो रिड्यूस करने का ये मतलब हो गया कि पहली बात तो सॉलिड वेस्ट जो आप निकल रहा है उसको उसको कम किया जाए। दूसरा रिसाइकिल, रिसाइकिल का मतलब ये हो गया कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल कर सकें। अगर मान लीजिए कि कागज़ है या कार्टन है, गत्ते के डब्बे हैं, तो उसको हम रिसाइकिल कर सकें। ठीक है, ताकि दोबारा उसका यूज़ किया जा सके। रीयूज़, रीयूज़ का मतलब फिर से उसे यूज़ किया जा सके, ताकि नया प्रोडक्शन जो है वो ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इन चीज़ों का होता जाएगा वेस्ट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। रिकवर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो जो सही ऑप्शन है आपका वो है रिकवर। रिकवर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो 3 आर्स दिए गए हैं वो। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है आपका वो ये वाला है, रिकवर। टाइफाइड इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाई वाटर कंटामिनेटेड बाई। ये कह रहे हैं कि टाइफाइड एक जल जनित रोग है और यह निम्नलिखित में से किससे संदूषित जल के कारण कारित होता है। अगेन हिंदी में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो बहुत कन्फ्यूजिंग हैं।
टाइफाइड इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाय वाटर कंटामिनेटेड बाय। टाइफाइड कब होता है? क्या वायरस की वजह से होता है, क्या फंजाई की वजह से होता है, क्या बैक्टीरिया की वजह से होता है, या प्रोटोजोआ की वजह से होता है? ध्यान रखना है हमेशा कि बैक्टीरिया की वजह से ही हमेशा टाइफाइड होता है। टाइफाइड का जो सबसे मेन रीज़न है वो है बैक्टीरिया। हालांकि पानी में वायरस भी हो सकते हैं, पानी में फंजाई भी हो सकता है, लेकिन वायरस और फंजाई से जो है जो रोग इससे जो उत्पन्न होंगे वो दूसरे होंगे, ठीक है, जैसे डिसेंट्री हो गया या और कोई चीज़ दिक्कत हो गई तो वो होगा। लेकिन टाइफाइड जो है, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मशेलकर कमिटी रिकमेंडेड अपग्रेडेशन ऑफ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस इनटू। ठीक है, यहाँ पर मशेलकर कमेटी की बात की गई है, तो आप सभी को मैं बताऊं कि डॉक्टर आर ए मशेलकर थे। लगभग 2003 में एक कमेटी का निर्माण हुआ। उस कमेटी ने कहा कि जितने भी भारत में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनको ज़रा सा इंस्पेक्ट किया जाए और ये देखा जाए कि उनमें क्या उनको हम अपग्रेड कर सकते हैं, क्या हम उनको थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं, और उनको एडवांस करने के बाद उसमें इंजीनियरिंग के अन्य जो विषय हैं उनकी भी पढ़ाई हो सके और उस इंस्टीट्यूट को अच्छे से तैयार करके बनाया जा सके और बेहतर। तो उसमें 2003 में यह डॉक्टर आर ए मशेलकर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें भारत में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनको इंस्पेक्ट किया गया और फिर उनको ये कहा गया कि इनको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में बनाएंगे, इसी के रूप में डेवलप करेंगे। ठीक है, भारत में जैसे कि टेक्नोलॉजिकल जो एजुकेशन दी जाती है वो आईआईटीज़ देते हैं, उसमें एनआईटीज़ भी देते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी देते हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी देते हैं। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये अपग्रेड किए हुए वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो बहुत सालों से भारत में काम कर रहे हैं और जिनको अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर आर ए मशेलकर की कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नेशनल टेक्निकल कॉलेजेस, ये ऐसा कोई एज सच होता नहीं है। ठीक है, टर्म। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज्ड द नीड टू स्टैंडर्डाइज। इन्होंने कहा कि 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है उसमें निम्नलिखित में से किस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने की बात कही गई है? क्या इंडियन ट्राइबल डायलेक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने की बात की गई है, या वैनिशिंग लैंग्वेजेस जो लैंग्वेज लुप्त प्राय हो रही हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने की बात की गई है, क्या इंडियन साइन लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज करने की बात की गई है, या क्लासिकल लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज करने की बात की गई है? तो ये ध्यान में रखिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात है उसमें इंडियन साइन लैंग्वेजेस को रखा गया है। ठीक है, जैसे भारत में जो मूक बधिर होते हैं, मूक बधिर को जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं वो साइन लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो उसको अपग्रेड करके और उसको ऐसा बनाया जाए कि पूरे भारत में वो एक तरीके से ऐसे सारे इंस्टीट्यूट्स में लागू की जा सकें जो इंस्टीट्यूट्स मूक और बधिर के लिए शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। द इंडियन साइन लैंग्वेजेस, ये इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग? The National Institute of Fashion Technology, National Institute of Design, Indian Institute of Advanced Study, National University of Education Planning and Administration, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से जितने भी इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं वो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, उसके डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो गवर्निंग बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो हमें ये देखना होगा कि इसमें इन पांचों इंस्टीट्यूट्स में से कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्न करती है। अब पहले नंबर पे आता है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट जो है इसको गवर्न करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, इसको कौन गवर्न करता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं गवर्न करता है, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है,
इसी के बाद दूसरे नंबर पे आता है क्या? दूसरे नंबर पे आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, इसको NID भी बोलते हैं। तो भारत में लगभग शायद 4 या 5 NIDs भी हैं, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ऐसे संस्थान हैं जो आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, जैसे कहीं कहीं पे फोटोग्राफी की भी शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे संस्थान जो डिज़ाइन से संबंधित चीज़ों को, जो खासकर जो विजुअल आर्ट है उससे संबंधित कुछ चीज़ों की अपने यहाँ शिक्षा देते हैं, इनको गवर्न कौन करता है? इनको कौन गवर्न करता है? इनको गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इसको गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, ये शिमला में है। आपको पता होना चाहिए कि ये वही जगह है जो शिमला में भारत के राष्ट्रपति का निवास हुआ करता था, ठीक है। अब भारत की आज़ादी के बाद इसको बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में बदल दिया गया, ठीक। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये न्यूपा दिल्ली का एक संस्थान है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये एक ऐसा संस्थान है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं, CDNE आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एटॉमिज्म was propounded by which of the following schools of classical Indian philosophy? निम्नलिखित किस शास्त्रीय भारतीय दर्शन शास्त्र की विचारधारा में परमाणुवाद का प्रतिपादन किया गया था? मतलब भारत के दर्शन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें परमाणुवाद की बात की गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या अद्वैतवाद में बात की गई है, या वैशेषिक में बात की गई है, या बौद्ध दर्शन में बात की गई है, या सांख्य दर्शन में बात की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है वैशेषिक में। वैशेषिक दर्शन के जो इसमें जो आचार्य हुए हैं, एक हैं आचार्य कणाद, ठीक है। आचार्य कणाद ने ये बताया कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो दरअसल बहुत मतलब छोटे परमाणुओं से मिल करके बना है। उनकी ये स्थापना थी, और ये स्थापना लगभग ईसा पूर्व 500 से लेके 600 वर्ष पूर्व उन्होंने ये बात जो है अपने शास्त्र में इन्होंने रिवील की थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वैशेषिक। अद्वैत क्यों नहीं होगा? अद्वैत जो है वो नॉन डुअलिज्म पे बात करता है, मतलब वो कहता है कि केवल एकमात्र सत्ता जो है वो ब्रह्म की है, ठीक है। तो ब्रह्म को ही सर्वोच्च मानता है, ब्रह्म में ही सब कुछ समाहित है, वो ये कहता है। अद्वैत फिलॉसफी ये कहती है। बौद्ध दर्शन में भी बात की गई है, लेकिन परमाणुवाद के संदर्भ में ऐसी व्यापक बात जैसे कि वैशेषिक में बात की गई नहीं की गई है। सांख्य में भी बात की गई है, ठीक है। सांख्य क्या है? सांख्य में परमाणुवाद की बात नहीं की गई है। सांख्य में बात की गई जैसे कि इसमें जीव और ब्रह्म की बात की गई है, ठीक है। तो जो इसका दर्शन है वो वैशेषिक दर्शन है, जो परमाणुवाद पर जिसमें चर्चा की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। राजकोट कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बनारस, फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता। अब इनकी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग हमको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, कि मतलब जो सबसे पहले जो बना, फिर उसके बाद जो बना, फिर उसके बाद जो बना, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। तो ये हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। इसमें सबसे पहले कौन आएगा? यस, इसमें सबसे पहले आएगा आपका संस्कृत कॉलेज बनारस। संस्कृत कॉलेज बनारस जो है ये आएगा नंबर 1 पे। संस्कृत कॉलेज बनारस की जो स्थापना हुई है वो है 1791 में हुई है। 1791 में इसकी स्थापना हुई है संस्कृत कॉलेज बनारस की, ठीक है। 1791 में हुई थी। उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? 1791 में इसकी स्थापना हुई है, यस। दूसरा क्या है? दूसरा आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना हुई है सन 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मेरा ख्याल है लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। और वेलेज़ली ने इसलिए की थी कि ताकि जो भारत में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो भारत की संस्कृति को जान सकें, भारत की भाषा को समझ सकें, उसके लिए उन्होंने इसका निर्माण किया था सन 1800 में, ठीक है।
इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो कॉलेज आएगा वो है संस्कृत कॉलेज कलकत्ता। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता 1824 में इसका निर्माण हुआ था, और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1824 में। 1824 में इसका निर्माण हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मिनट, इसके बाद जो आएगा वो है सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की। रुड़की सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे पुराना इंजीनियरिंग का कौन सा संस्थान है तो आप बोलेंगे रुड़की। ठीक है, जिसे आप आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं इस समय। ठीक है, वो अपने समय में सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की हुआ करता था। ठीक है, तो इसको ये 1847 में इसका निर्माण कराया गया था, 1847 में। ठीक है, 1847 में इसका निर्माण हुआ था। ओके, अब आता है क्या? अब आता है राजकोट कॉलेज, राजकोट। 1853 में इसका निर्माण हुआ था। 1853 में इसका निर्माण हुआ था, 1853 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रख करके जाना है कि जो संस्थान है, हालांकि आप सब कुछ तो नहीं रट सकते, लेकिन इतना ज़रूर कीजिएगा कि जो NIRF रैंकिंग में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप के IITs हैं, जो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, टॉप 10, उनके स्थापना वर्ष को आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, टॉप के जो लैंग्वेज को लेकर के काम करने वाले संस्थान हैं उनको पढ़ करके जाना है। कभी कभी अनुवाद के लिए काम करने वाले संस्थानों को भी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ करके जाने। तो सबसे पहले इस यहाँ क्या होगा? सबसे पहले होगा इसमें डी हो जाएगा, फिर डी के बाद हो जाएगा ई हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ आपसे मिलते हैं। कुछ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें नए क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ उसमें आप ध्यान में रखिए कि ऐसे इससे नए क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा।